हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये यूजीसी नेट कॉमर्स और यूपीएचएससी कॉमर्स के अंदर जो एक उनके सिलेबस के अंदर एक यूनिट है, जिस यूनिट का नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग बिजनेस लॉ की स्टडी करते हैं और इसके अलावा कुछ रिसेंट कंसेप्ट हैं, कुछ रिसेंट लीगल इन्वायरमेंट के कुछ कंसेप्ट हैं जिनकी स्टडी हम लोग इस यूनिट के अंदर करते हैं। तो इस पूरी यूनिट को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और आज इस पहले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पूरे कंसेप्ट को अगर बहुत बारीकी से समझा जाए तो यकीनन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और पूरे सब्जेक्ट का एक बेस यहाँ से तैयार होगा। अगर इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ना है तो उसका जो बेस है वो इसी लेक्चर से प्रिपेयर होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है आपसे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कोई एग्रीमेंट जो कि लॉफुली इन्फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एन एग्रीमेंट, यानी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है अगर वो लॉफुली इन्फोर्स हो। यानी लॉफुली इन्फोर्स का मतलब है कि अगर वो कानून की नज़र से वैलिड है, कानून की नज़र में वैलिड है तो वो क्या हो सकता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कोई एग्रीमेंट जो कानूनी रूप से वैध है, कानूनी रूप से वैलिड है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है एग्रीमेंट, तो अब हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट के बारे में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो क्या डिफाइन करता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, यानी दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस एक पार्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए, अगर किसी भी तरीके का किसी पार्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए कोई प्रॉमिस किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अपने किसी फ्रेंड से कहता हूं कि भाई आप मेरे लिए ये काम करवा दो, मैं आपको इसके बदले में इतने पैसे दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम करवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करी, उस सामने वाले को मैंने पैसे देने की बात करी। दैट मीन्स कि मेरे लिए काम कंसिडरेशन है और उस पर्सन के लिए पैसे कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर ये जो वार्तालाप हुआ है, जो प्रॉमिस हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्सबिलिटी नहीं है, यानी इसे कानूनी रूप से अभी इन्फोर्स नहीं किया गया है, इसीलिए सिर्फ ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉमिस के ऊपर। प्रॉमिस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट thereto the proposal said to be accepted, यानी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, एक ऑफर रखा और दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस। यानी आपने एक प्रपोजल रखा और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि भाई मेरा ये काम करवा दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 500 रुपये दूंगा, सामने वाले ने डन कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है, एक प्रपोजल का एक बहुत ही कॉमन एक्सेप्टेंस है, वो हो जाएगा आपका क्या, प्रॉमिस। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट होने के लिए दो बातों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर का होना जरूरी है और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। यानी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कोई ऑफर किया हो, कोई बात रखी हो और दूसरी पार्टी ने उस पे प्रॉपर तरीके से सहमति दी हो, एक्सेप्टेंस दिया हो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर ये एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे देखिए बात करने वाले हैं एन एग्रीमेंट टू चेंज इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एक्ट इट मस्ट बी राइज इन द लैंड टू लीगल ऑब्लिगेशन। कहा गया कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये लीगली प्रूव्ड हो, यानी कि कानूनी रूप से ये वैध माना जाएगा। तभी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये कानूनी रूप से इसे वैलिड कहा जाए। दैट मीन्स कि कानूनी रूप से इसकी कुछ वैलिडिटी हो, तभी ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट।
अब हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और दूसरी चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट मीन्स कि इसे लॉफुली इन्फोर्स किया गया हो, कानूनी रूप से इसे वैध करार दिया गया होगा, तब जाके हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान से इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का होना जरूरी है। जो एलिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अगर ये एलिमेंट नहीं होंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल हो पा रहे होंगे। ये 10 जो है कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन है आपकी ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। लीगल पर्पस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल ऑब्जेक्टिव हो, सर्टेनिटी हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, नो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी जरूरी हैं। तो इन 10 पॉइंट को हम लोग अब डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। चलिए, तो अब पहले पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट आपको अभी बताया गया था कि एक पार्टी ने ऑफर किया हो, दूसरी पार्टी ने उसमें उसी फॉर्म में एक्सेप्टेंस किया हो। जैसे कि मान लीजिए हमने एक पर्सन को फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई मुझे अपने घर की पेंटिंग करवानी है और आप इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपीज़ देंगे। बंदा वो मेरे घर वालों देख गया था, वो क्या किया, उसने पूरा एरिया देख लिया, बातचीत डन हो गई। अब फिर मैंने उसने बिल्कुल अपनी तरफ से कंसेंट नहीं दी, तो मैंने फिर फ़ोन किया कि भाई मुझे अपने घर का पूरा पेंट कराना है। आपने देख ही लिया पूरी साइड, अगर आप सहमत हों तो आप बता दीजिए 10,000 रुपीज़ इसका चार्ज है, कल सुबह 10 बजे तक मुझे कॉल करके बता देना। अब मान लो उसने 10 बजे कॉल करके मुझे बता दिया कि हाँ भाई मैं काम करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लीगल पर्पस की। हमेशा एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो कैसा होना चाहिए? लीगल। लीगल का मतलब ऐसा पर्पस हो जो कानूनी रूप से सही हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई ऐसा काम ना करें जो कानूनी रूप से गलत हो। जैसे दो लोगों ने मिलकर चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या चोरी करना सही काम है? बिल्कुल गलत काम है। तो अगर इस तरीके के किसी कंसेंट, किसी काम के लिए कोई एक्सेप्टेंस ली गई तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वाइड, यानी कि वो सही नहीं माना जाएगा। तो हमेशा कैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? आपकी लीगल पर्पस के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चलिए, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लॉफुली अमाउंट में कंसिडरेशन दिया हो। कंसिडरेशन शब्द का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। हमने मान लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर जॉब करी, हमें एक सैलरी मिली, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। और हमने कॉलेज के लिए पढ़ाया, तो कॉलेज के लिए कंसिडरेशन वो क्लासेस के अंदर लेक्चर्स लेना हो गया। तो दैट मीन्स कि जो हमें समथिंग इन रिटर्न मिलता है उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। अब कहा जा रहा है कि कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स कि कोई अनलॉफुल या कोई इलीगल या कोई इमोरल तरीका इस्तेमाल करके आप काम करवाते हैं, एक्सेप्टेंस कराते हैं, तो वो सिस्टमेटिकली गलत माना जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए। पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल माने जाते हैं। कौन कौन से लोग माने जाते हैं? जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, लूनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल होते हैं। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टीज क्या हैं? कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पर एक डिटेल्ड लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट की बहुत बारीकियों को भी समझा जाएगा। यहाँ पर फिर बेसिक बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। 5वें पार्ट की बात करें, कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसेंट है, जैसे कि हमने एक ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, तो जो एक्सेप्टेंस है, जो कंसेंट है, वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि हम जबरन किसी तरीके से किसी पे जोर दबाव डाल के उस पर मतलब कुछ ना कुछ प्रयास करके कोई गलत तरीका इस्तेमाल करके एक्सेप्टेंस ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ किया गया होगा तो वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सही कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से, एक होता है जिसको हम बोलते हैं नो फ्री कंसेंट, एक होता है नो कंसेंट। तो 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होती। जैसे सबसे पहला केस इसके अंदर है कोर्जन, दूसरा फ्रॉड, तीसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, चौथा मिस्टेक। ये 4 ऐसे तरीके हैं। इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके अगर आपने कंसेंट ली है, सामने वाले से सहमति ली है, तो क्या है वो नो फ्री कंसेंट। अब ये कंसेप्ट चूंकि डिटेल्ड कंसेप्ट है तो इसको हम अलग एक लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको यहाँ बेसिक बातें बता देते हैं। कोर्जन का मतलब होता है किसी पर्सन को डरा धमका के, बंदूक की नोक पे उसे डरा के उससे सहमति लेना, एक्सेप्टेंस लेना, ये हो गया कोर्जन। फ्रॉड का मतलब है धोखे से उससे आपने साइन करवा लिया या उससे एक्सेप्टेंस ले ली। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो बात को समझ नहीं पाया, आपने बताया कुछ और था और उसका मतलब वो कुछ और समझा और उसने गलती से क्या किया, कंसेंट दे दी। और मिस्टेक कभी गलती से कोई कंसेंट हो जाए। तो इन केसेस में जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती है और इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट जो है हम डिटेल के अंदर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बेसिक बातों के साथ आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो उद्देश्य होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट का वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल, यानी कानूनी रूप से कोई ऐसा काम आप ना कर रहे हो जो कि इनलीगल हो, हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे सर्टेनिटी। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो सर्टेन हो, कोई चीज़ अनसर्टेन ना हो। अनसर्टेन का मतलब है जिसका होना ही कन्फर्म नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट उन चीज़ों के लिए किया जा सकता है जो चीज़ें सर्टेन हैं, जो कंफर्म है कि ये चीज़ें होंगी। अब हम अनसर्टेन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सर्टेन चीज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस काम का होना पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या कि हम ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमेशा पॉसिबिलिटी होनी जरूरी है। 9 पॉइंट की बात करें, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। कहा गया है कि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मतलब जो बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाली उसमें सारी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, बट उसके बावजूद वो जो है वो इससे हम लोग वाइड नहीं कह सकते हैं। जैसे मैरिज हो गया आपका। अब अगर आप शादी की बात करें तो शादी बेसिकली ऐसा कह सकते हैं एग्रीमेंट है जो कानूनी रूप से इन्फोर्सेबल नहीं है। कानूनी रूप से उसमें कोई लिखा पढ़ी हो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो मैरिज एग्रीमेंट है वो बाकी एग्रीमेंट के इक्वलेंट ही पावर रखता है। इसी तरीके से आपका हो गया लीगल प्रोसीडिंग एंड वेगरिंग एग्रीमेंट। कुछ और भी एग्रीमेंट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे सारी चीज़ें कानूनी रूप से प्रॉपर अप्रूव्ड नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट वाइड नहीं माने जाते हैं, मतलब वैलिड माने जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होती है जैसे कि रिटन में होना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है। तो ये जो 10 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, अगर ये 10 के 10 पॉइंट प्रॉपर फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका सही माना जाएगा। यूजीसी नेट कॉमर्स में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाते हैं। तो वहाँ पे पॉइंट दिए थे, आपको क्या करना था, उसमें ऑप्स को अरेंज करना था। तो फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, मतलब 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार का होता है। पहला वाइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी वाइड की, फिलहाल वैलिड की बात कर रहे हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुली इन्फोर्स हो। और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जो अभी हम लोगों ने 10 इसेंशियल एलिमेंट पढ़े, अगर वो 10 के 10 इसेंशियल एलिमेंट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली जो हम लोगों ने अभी 10 एलिमेंट पढ़े थे उनमें से कुछ एलिमेंट मिस होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉफुली इन्फोर्स नहीं होता है। यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अवैध कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स जिनकी डिस्कशन किया जा चुका है अभी, उनमें से कोई एलिमेंट मिस हो
और इसके अतिरिक्त वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है लॉफुली इन्फोर्स ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर। मिस्टर ए ने क्या कहा कि पब्लिशर के साथ एक बुक लिखेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद एक्स की डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ हो जाएगी तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अपने आप में वाइड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, क्योंकि जब मिस्टर एक्स ही नहीं रहे तो बुक लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हम बात करेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसेंट ली गई है, एक पार्टी होती है जिसने ऑफर रखा और एक पार्टी होती है जिसने कंसेंट दी। तो अगर कंसेंट देने वाली पार्टी ने जो कंसेंट दिया है वो फ्री कंसेंट नहीं है, वो कंसेंट कैसा है, फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कंसेंट या तो कोर्जन से लिया गया है या अंडू इन्फ्लुएंस से लिया गया या फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया, यानी कि या तो डरा धमका के लिया गया या उसके ऊपर उत्पीड़न करके लिया गया या धोखे से लिया गया या कोई गलत तरीका इस्तेमाल करके कंसेंट ली गई। तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो पीड़ित पार्टी होगी, पहले तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा और जो पीड़ित पार्टी होगी उस पार्टी को दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर पीड़ित पार्टी चाहे तो उसके बदले में एक सही कंपनसेशन ले सकती है और चाहे तो उसके बदले में एक प्रॉपर जो मतलब दोबारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके उस काम को आगे कैरी ऑन किया जा सकता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल के अंदर जब हम लोग बात करेंगे फ्री कंसेंट की तो वहाँ पर एक बार हम फिर से डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और डेप्थ में जाके, ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कानूनी रूप से मना किए गए हैं, जैसे कानून ने कुछ कामों को लेकर मतलब मना किया है कि ये इस पर काम नहीं हो सकता, अगर आप उसी तरीके उसी चीज़ पे काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी टर्म्स कंडीशन, सारी शर्तें प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस की जाती हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमने अपनी पूरी बातें आपके सामने रखी और आपने पूरी बातों को सुन के समझ के उस पर एक्सेप्टेंस दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी बातें कहीं नहीं जाती हैं, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, मतलब कुछ बातें कहीं नहीं जाती हैं, बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाता है। यानी कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सारी की सारी बातें प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं गई हैं, कुछ बातें इम्प्लाइड हैं, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर सही माना जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन से कहीं यात्रा करके रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरे, जैसे ही आप उतरे तो कुली की ड्रेस में एक बंदा आया दौड़ गया और उसने आपके सामान को फटाक से उठा लिया और वो बंदा जो है आपके साथ साथ गया और आपके सामान को आपकी गाड़ी तक लेके गया जो आपने गाड़ी किराए पर बुक करी हुई थी। तो जैसे ही उस कुली ने आपके सामान को उठाया तो आपके बीच में और उस कुली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इस बंदे को इसके काम के बदले में मुनासिब किराया देना पड़ेगा, मुनासिब फीस देनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। भले दोनों लोगों में फीस को लेकर कोई वार्तालाप ना हुआ हो, लेकिन एक सर्टेन फीस आपको देनी पड़ेगी। आई थिंक बात क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कहा गया है कि द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। कुछ साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिनके बीच में कुछ भी नहीं बोला गया, एक शब्द भी नहीं बोला गया है, बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी बैंक से, कोई कस्टमर एटीएम जाता है एटीएम मशीन के पास और उसने बैंक से पैसे निकाले, तो जो बैंक से पैसे निकाले तो इसका मतलब क्या है कि बैंक से पैसे निकलेंगे और उसके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लेकिन बैंक और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ बात करने वाले हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो इसी पर हमने प्रिपेयर किया है, तो आपको एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप समझ लें। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से बनता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ परिस्थितियों की वजह से बनता है और उन परिस्थितियां कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि जिसपे आपके ऊपर कुछ लीगल राइट और ऑब्लिगेशंस होते हैं और उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके 5 केसेस होते हैं। पूरा डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जस्ट बाद लेक्चर आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर इसकी डिटेल में डिस्कशन किया गया है।
अब हम बढ़ जाएंगे ऑप्शन जो उसका हमारा करेक्ट जो कैटेगराइजेशन है वो तीसरा, जिसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी। ए मिस्टर बी को कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा था, ए ने मिस्टर बी को प्रोडक्ट बेचा और पेमेंट हो गया, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर में दी जाएगी। मिस्टर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अगले महीने आपको ये प्रोडक्ट इतने में बेचेंगे, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी के यहाँ दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक साइड की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड की परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है। एक साइड की एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी और एक की परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन वेयर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोथ ऑफ पार्टीज। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस अभी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, बकाया होती है। तो ये होता है आपका क्या, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर, अब तो खैर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको पूरा का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताने की, उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स बताने के, और जो वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो चीज़ें मैंने इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो आप लेसन को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।